फ्रैंकफर्ट विषमताओं का शहर है, जहां इतिहास और प्रगति एक दूसरे से जुड़े हैं। कभी रोमन साम्राज्य का प्रमुख केंद्र रहे इस शहर का अधिकांश ऐतिहासिक हिस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। फिर भी फ्रैंकफर्ट जर्मनी की वित्तीय महाशक्ति के रूप में उभरा, जहां यूरोपियन सेंट्रल बैंक और दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से एक स्थित है। इसके गगनचुंबी इमारतों की वजह से फ्रैंकफर्ट को यूरोप का मैनहट्टन कहा जाता है, जो कि आधुनिकीकरण को दर्शाता है, जबकि सावधानीपूर्ण जीर्णोद्धार ने रोमरबर्ग जैसे सांस्कृतिक रत्नों को संरक्षित किया है। शहर के बीच से बहने वाली माइन नदी सुंदर सैरगाहों और जीवंत सांस्कृतिक स्थलों के साथ इसके आकर्षण को और बढ़ा देती है। हरे भरे पार्कों, विश्व स्तरीय संग्रहालयों और संपन्न अर्थव्यवस्था के साथ फ्रैंकफर्ट लचीलेपन और नवाचार का प्रतीक है। दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल जस्ट इन यूरोप में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने फ्रैंकफर्ट में अपने एक दिन का उपयोग कैसे किया और मैंने फ्रैंकफर्ट के बारे में क्या समझा। मैंने अपनी यात्रा वियना से जर्मनी की हाई स्पीड ट्रेन ICE से शुरू की। मैं इसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार का अनुभव करने के लिए उत्साहित था। खैर, यह ट्रेन निराशाजनक थी, क्योंकि इसने कभी भी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार नहीं किया और फ्रैंकफर्ट तक पूरे रास्ते रुकी रही। मैं ICE के बदौलत 2 घंटे देर से फ्रैंकफर्ट पहुंचा। यह फ्रैंकफर्ट का हॉफबैनहॉफ मुख्य ट्रेन स्टेशन है। चूंकि मेरे पास शहर घूमने के लिए सीमित समय था, इसलिए मैंने फ्रैंकफर्ट के सर्वोत्तम स्थलों को देखने का निर्णय किया। मैं अपने होटल से फ्रैंकफर्ट के मेन टावर तक टहलता रहा और रास्ते में मुझे यूरोप का एक महत्वपूर्ण स्थल मिला। वह था यूरोपीय संघ का केंद्रीय बैंक। यूरोपीय संघ का सेंट्रल बैंक यूरो के प्रबंधन और यूरोजोन के लिए मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना 1998 में हुई थी। यह मौद्रिक नीतियों को लागू करने के लिए अलग अलग यूरोजोन देशों, जिसे सेंट्रल बैंक की यूरोपीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है, के केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर काम करता है। यूरो की शुरुआत यूरोप में आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था। फ्रैंकफर्ट को अक्सर गगनचुंबी इमारतों से भरे अपने प्रभावशाली क्षितिज के कारण मैनहट्टन कहा जाता है, जो यूरोप में एक दुर्लभ दृश्य है। फ्रैंकफर्ट के सबसे ऊंचे टावर से उन सभी गगनचुंबी इमारतों को देखने के लिए मैं फ्रैंकफर्ट के माइन टावर पर पहुंचा। सौभाग्य से टिकट के लिए एक छोटी सी कतार थी। मैंने 9 यूरो में प्रवेश टिकट खरीदा और लिफ्ट से मैं जमीन से लगभग 200 मीटर ऊपर अवलोकन डेक पर पहुंच गया। माइन टावर शहर के सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। माइन टावर का निर्माण 1999 में हुआ था और इसका नाम माइन नदी के नाम पर रखा गया है, जो फ्रैंकफर्ट से होकर बहती है। इस जगह पर जाने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त का है। खैर, मेरे पास सीमित समय था, इसलिए मैं दोपहर में गया। माइन टावर से फ्रैंकफर्ट का शानदार 360 डिग्री दृश्य को देखने के बाद मैं रोमरबर्ग की ओर बढ़ गया। यह मुख्य गार्ड हाउस है, जो चौक के बीच में स्थित एक ऐतिहासिक बैरोक इमारत है, जो कभी सैन्य अड्डे के रूप में काम करती थी। आज यह एक कैफे और प्रसिद्ध मीटिंग पॉइंट है। रोमरबर्ग के रास्ते में मैंने प्रसिद्ध झील स्ट्रीट को पार किया। 14वीं शताब्दी से ही झील वाणिज्य का केंद्र रहा है, मूल रूप से स्थानीय व्यापारियों के लिए बाजार के रूप में। समय के साथ यह जर्मनी की सबसे प्रसिद्ध शॉपिंग स्ट्रीट में से एक बन गई है। आधुनिक माहौल के लिए झील मुख्य शॉपिंग स्ट्रीट है, जहां उच्च श्रेणी के बुटीक से लेकर स्मृति चिन्ह, आधुनिक फैशन ब्रांड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ मिलता है। यहाँ पर माई झील शॉपिंग मॉल है, जिसकी वास्तुकला अद्भुत है। इसमें भंवर जैसी संरचना वाला
विशाल कांच का अग्रभाग है। झील सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं है, यह स्ट्रीट कल्चर का भी केंद्र है। किसी भी दिन आपको स्ट्रीट परफॉर्मर, संगीतकार और मनोरंजन करने वाले लोग मिल जाएंगे जो इस इलाके में रौनक भर देते हैं। यह फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल है। यह गॉथिक चर्च रोमन साम्राज्य से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के इतिहास का गवाह है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में हुई तबाही के बाद 1950 में इसे अपने गौरव के साथ बहाल कर दिया गया। अंततः मैं ऑलस्टाड पहुंचा, जो एक पुराना शहर है जिसमें रोमरबर्ग भी शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की बमबारी के कारण फ्रैंकफर्ट में रोमरबर्ग को व्यापक विनाश का सामना करना पड़ा। फ्रैंकफर्ट का पुराना शहर जर्मनी के सबसे बड़े मध्ययुगीन शहर के केंद्र में से एक था, जिसमें कई ऐतिहासिक इमारतें थी जो आधी लकड़ी से बनी हुई थी। हालांकि 1944 में हवाई हमले ने विशेष रूप से 22 मार्च को इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया, जिससे इसकी कई सदियों पुरानी इमारतें मलबे में बदल गई। युद्ध के बाद फ्रैंकफर्ट में इस बात पर बहस हुई कि अपनी ऐतिहासिक इमारतों का आधुनिकीकरण किया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। 1980 के दशक में रोमरबर्ग के आधे लकड़ी के मकानों की पूर्वी पंक्ति को मूल रचना और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके ईमानदारी से पुनर्निर्मित किया गया, जिससे इसका मध्ययुगीन आकर्षण बहाल हो गया। यह चौक उल्लेखनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों से घिरा हुआ है, जैसे 15वीं शताब्दी से फ्रैंकफर्ट का सिटी हॉल, जो अपनी विशिष्ट 3 त्रिकोणीय अग्रभाग के लिए जाना जाता है। चौक के निकट पुराना सेंट निकोलस चर्च है। चौक के मध्य में न्याय का फव्वारा है, जिस पर जस्टिशिया की एक मूर्ति स्थापित है, जिसके हाथ में तराजू और तलवार है, परंतु उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। रोमरबर्ग के पूर्वी भाग की विशेषता है पुनर्निर्मित अर्ध लकड़ी के मकान, जो पारंपरिक जर्मन वास्तुकला को दर्शाते हैं। रोमरबर्ग में कुछ समय बिताने के बाद मैं माइन नदी की ओर चला गया। माइन नदी का नौका परिभ्रमण माइन नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठानों के विकास के बारे में बताता है। माइन नदी फ्रैंकफर्ट का जीवन रेखा है। नदी का उपयोग कार्गो जहाजों, पर्यटक जहाजों और कई रोइंग क्लबों द्वारा किया जाता है। माइन नदी के किनारे अच्छी आबादी है। लोग पार्टी करना, जॉगिंग करना, साइकिल चलाना या बस एक साथ मौज मस्ती करना पसंद करते हैं। यह यूरोपियन सेंट्रल बैंक की नई इमारत है। 1998 में यूरोपीय केंद्रीय बैंक की स्थापना के साथ फ्रैंकफर्ट शहर ने यूरोप के वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध में विनाश के बावजूद जर्मनी का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना रणनीतिक पुनरुत्थान, आर्थिक सुधारों और औद्योगिक मजबूती की एक उल्लेखनीय कहानी है। उदार आर्थिक नीतियों को अपनाना, औद्योगिक पुनरुद्धार, कुशल कार्यबल का निर्माण, उच्च गुणवत्ता वाले नवीन उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना, यूरोजोन का निर्माण, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, स्वचालन और एआई में भारी निवेश कुछ प्रमुख कदम थे, जिन्होंने युद्धकालीन तबाही के बावजूद जर्मनी को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदलने में मदद की। लिविंग बाय द रिवर यानी नदी के किनारे रहना, यह नारा 90 के दशक में फ्रैंकफर्ट के लोगों के लिए माइन नदी के आकर्षण को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ऐतिहासिक पुनर्निर्माण का विकल्प चुनने वाले अन्य जर्मन शहरों के विपरीत फ्रैंकफर्ट ने आधुनिकतावादी वास्तुकला को अपनाया। आज फ्रैंकफर्ट
आधुनिक गगनचुंबी इमारतों, पुनर्निर्मित ऐतिहासिक स्थलों और हरे भरे स्थानों का मिश्रण है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके उल्लेखनीय पुनरुद्धार और परिवर्तन का प्रमाण है। फ्रैंकफर्ट में माइन नदी पर क्रूज एक शानदार अनुभव था, जिसकी लागत 1800 रुपए थी, लेकिन यह देखने लायक है। वहां कई अन्य स्थान हैं जिन्हें मैं फ्रैंकफर्ट की अपनी अगली यात्रा में देखना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रैंकफर्ट के बारे में जानना अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही यूरोप के किसी अन्य शहर में नए एपिसोड में मिलते हैं।